भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसका कॉस्ट 650 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों है। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत के इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। सर, जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। मीन्स द मून इज वेरी फार। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था, लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स रशिया ने कभी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान के जरिए हम चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून की सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है, और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है, और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइटली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स है जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, एमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेस है। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2, व्हाई दिस मिशन इज डिफरेंट। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई। इन टोटल 5 पॉइंट्स हैं, सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स थे, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 2, पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 के मिस्टेक्स से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। इस बार हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारे इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाए और उसे एग्जैक्टली जहाँ लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। अब हमारे लैंडर इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हैजर्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3, इंस्ट्रूमेंट्स।
मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रल पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारे अर्थ का डेटा रीड करके हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4, लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च का इम्पोर्टेंट एक और रीजन की वजह से है, और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखते हैं। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड स्पेस में भेज सकते हैं और ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 को 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट एवेंजर्स एंड गेम मूवी से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का कॉस्ट अप्रॉक्स 615 करोड़ तक है। ये हमारी बढ़ती हुई एफिशिएंसी का प्रूफ है। चैप्टर 3, क्या इसरो पैसों की बर्बादी है? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनती? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे में क्यों नहीं बनती? क्या UAE परफेक्ट है? भारत एक उभरता हुआ देश है, भारत एक डेमोक्रेसी देश है, और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। शायद ये बात कुछ वेस्टर्न्स लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा सवाल पूछते हैं, कैन इंडिया अफोर्ड ए स्पेस प्रोग्राम? चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर यह सवाल आने वाले हैं, ये बात सतीश धवन सर को पहले से ही पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने, तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे, और इसी एफिशिएंसी के लीगेसी इसरो आज भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए, हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। तो पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 30,000 करोड़ स्पेंड करते हैं, लेकिन इन पैसों से हमें क्या मिलता है? आइए जानते हैं। हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजते ही रहते हैं। वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे ऑनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुँचाता रहता है। 10 से ज्यादा सर्विलेंस सैटेलाइट चाइना के नावल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है। जब 2019 में फेनी साइक्लोन्स आया था, तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से उड़ीसा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज उड़ीसा डाइजेस्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 हो चुका है, और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को उड़ीसा का डाइजेस्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देते हैं। इसरो हमें हमारी जियोग्राफी स्टडी करके डेटा देते हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में मिलने से हम बेहतर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं और होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं, और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो के बजट नासा से 15 गुना कम है, और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत की टैलेंट पर और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है, और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपा रेयर मटेरियल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा था कि इसरो भारत के इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है, और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है, क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है, और आने वाले 5 सालों में ही $24 बिलियन की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो
हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और यही बात विक्रम साराभाई जानते थे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स है, हम एक स्पेस प्रोग्राम एफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने नेहरू जी से कहा कि हम एक गरीब देश है, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहे हैं। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं कभी भी इसरो के नए लॉन्च या नए अचीवमेंट्स के बारे में सुनता हूँ तो बड़ा प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि हर सक्सेस के हीरोज हमारे ये साइंटिस्ट हैं। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें नासा ने रिजेक्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने नासा को रिजेक्ट किया। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी है, बाधाएं हैं, बजट्स कम हैं और प्रॉब्लम्स कई ज्यादा है। हम वही भारत देश है, लेकिन साथ ही साथ हम वही भारत देश है जिसके लिए स्काई एक लिमिट नहीं, एक सीढ़ी है, जिसके ऊपर चढ़कर हम आने वाले कल सुनहरा बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।